नमस्कार, मैं मनु पवार। ये एक फैक्ट है और सर्वविदित है कि उत्तराखंड में इन 25 सालों में बीजेपी की सरकार का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पहली अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी सिर्फ 11 महीने रहने दिए गए। उनके बाद आए भगत सिंह कोश्यारी सिर्फ 4 महीने ही सीएम रहे। बीसी खंडूड़ी पहले कार्यकाल में बस 2.25 साल ही मुख्यमंत्री रह पाए। उनको हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक बने तो वो भी लगभग 2.25 साल ही कुर्सी पर बैठ पाए। दूसरे कार्यकाल में बीसी खंडूड़ी को सिर्फ 6 महीने ही मिले। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर सीएम 4 साल निकाले। उनके बाद आए तीरथ सिंह रावत का खूंटा सिर्फ 4 महीने में उखाड़ लिया गया, जबकि पहले कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी को 8 महीने मिले। इस लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास अब ये इतिहास बनाने का मौका है। आने वाले मार्च महीने में उनके इस कार्यकाल का आखिरी साल शुरू होने जा रहा है, तब वो 4 साल पूरे कर चुके होंगे। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो 2.5-3 महीने में उत्तराखंड में धामी सरकार के लिए स्लॉग ओवर शुरू होने वाले हैं। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी के सामने कोई बड़ा चैलेंज फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस में हुआ अधूरा इंसाफ अब उनकी सरकार और बीजेपी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर रहा है। इससे जुड़ी जो खुलासे सामने आ रहे हैं, चाहे वो उस रहस्यमयी वीआईपी के नाम को लेकर दावा हो या वनंतरा रिजॉर्ट के में अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट करने का को लेकर जो खुलासा हुआ है, जिसका क्रेडिट तब 2022 में खुद मुख्यमंत्री धामी ने लिया था। अब पूरे मर्डर केस में आरोपों की जांच अलग अलग तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं तक पहुंच रही है और आरोप लग रहे हैं कि धामी सरकार ने ही उन्हें बचाया। इसीलिए अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी के भीतर से आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व सीएम और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दो टूक कह दिया कि वो चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, अगर अंकिता का गुनहगार है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। आज भी मैं कहता हूं कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत वैसे भी धामी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस चूंकि पहाड़ के सेंटिमेंट और यहाँ की अस्मिता से बहुत गहरे जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा त्रिवेंद्र के बयान के मायने कुछ अलग है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर इस समय किस तरह का सत्ता संघर्ष चल रहा है, इसे सरकार समर्थित और पोषित इस फेसबुक पेज की इस पोस्ट से समझ सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को जवाब देने के लिए धामी कैंप ने इस फेसबुक पेज का इस्तेमाल किया और अंकिता भंडारी मर्डर केस में नया खुलासा करने वाली बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ किसी कार्यक्रम की एक पुरानी फोटो शेयर करके लिखा, क्या उर्मिला मौसी इनकी भी कोई ऑडियो या वीडियो वायरल करने की धमकी देंगी? उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर के धड़ों के बीच वर्चस्व की जंग किस नीचे लेवल पर पहुंच गई है, सरकार समर्थित इस सोशल मीडिया हैंडल की ये पोस्ट इसकी एक मिसाल है। वैसे धामी खेमे को त्रिवेंद्र सिंह रावत तब से ही खटक रहे हैं जब से उन्होंने उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला देश की संसद में उठाया। अवैध खनन धामी सरकार की दुखती रग मानी जाती है। उसके बाद बेरोजगार संघ ने जब पेपर लीक की लड़ाई लड़ी, तब भी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के बजाय आंदोलनकारियों के साथ खड़े दिखे। लेकिन इस बीच गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाढ़ी होती दोस्ती भी धामी समर्थकों को बेचैन किए हुए है। इस दोस्ती की सबसे दिलचस्प तस्वीर पहली बार तब दिखी थी जब कुछ महीने पहले इगास बगवाल के पर्व पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी के साथ पौड़ी में उत्सव में शरीक हुए और फिर उसके बाद बलूनी त्रिवेंद्र के न्योते पर उनके संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए, जबकि सीएम धामी ने अपने सरकारी आवास पर इगास बगवाल का उत्सव मनाया, वो भी उन निशंक जी के साथ जो कि बहुत दिनों से राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की जुगलबंदी की एक और तस्वीर पिछले दिनों दिखी, जब बलूनी की पहल पर पौड़ी में सांसद खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई,
जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंच गए। इस नई दोस्ती के राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं क्योंकि अनिल बलूनी वही नेता हैं जिन पर कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक दबी जुबान में ही सही उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाते रहे थे। लेकिन समय का चक्र ऐसे बदला कि अब बलूनी और त्रिवेंद्र एक साथ खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का साझा प्रतिद्वंदी एक है और वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वैसे तो बलूनी और त्रिवेंद्र के दोस्ताने से धामी को कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ, इस समय धामी की राशि में कोई गट्टू जरूर कुंडली मारकर बैठ गया। इसीलिए फिलहाल धामी सरकार अंकिता भंडारी मर्डर केस में हुए खुलासों का ताप महसूस कर रही है, क्योंकि अब जबकि चुनावी साल शुरू होने वाला है कुछ महीने बाद, अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का मामला पब्लिक डिस्कोर्स में आ चुका है। सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक संगठनों में भी खासी हलचल दिखाई दे रही है इस मामले में। और तो और कांग्रेस इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले गई है, तो ऐसा लग रहा है कि मामला आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले में जवाब देते नहीं बन रहा है। हो सकता है कि वो जल्द ही इस पर कुछ कहें, क्योंकि अगर उन्होंने लंबे समय तक इस मामले में चुप्पी ओढ़ रखी तो ये उनकी राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंकिता भंडारी केस से जुड़े सवाल अब हर जगह बीजेपी के हर नेता का पीछा कर रहा है। यहां तक कि सांसद अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर पब्लिकली कुछ कहने से बचते दिखाई दिए। देखिए, ये एक यहाँ पर जो पूरा हमने खेल महोत्सव किया है, इस पूरे खेल महोत्सव के बारे में भी एक जो तैयारी है उसके हम माइंडसेट में भी हैं, और जो आपके अन्य इससे जुड़े हुए सवाल है उसका जवाब हम आपको जल्दी ही हम देंगे। तो लग रहा है कि बीजेपी और धामी सरकार अंकिता भंडारी वाले मुद्दे पर दबाव में है, वरना जो धामी साहब खुद को धाकड़ कहलवाना पसंद करते हैं, कम से कम उनको तो बोलना ही चाहिए था। आखिर उनकी सरकार और उनकी पार्टी के नेताओं पर गंभीर सवाल उठे हैं। लग रहा है कि धामी साहब के लिए ये टफ टाइम है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी 2022 से लेकर अब तक लगभग कंफर्टेबल पोजीशन में ही दिख रहे हैं। उनके लिए सुविधा ये रही कि उनको जो है खेलने के लिए दिल्ली से पसंदीदा पिच मुहैया कराई गई। उनकी जैसी मर्जी आई अब तक वैसा वो खेलते रहे हैं, और ये सब देख ही रहे हैं कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ज्यादातर लोग यही मान बैठे हैं कि धामी के लिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल ये आता है कि मनमाफिक पिच तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दी गई थी, वो भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा से ही सीएम बने थे। वो जितने दिन भी कुर्सी पर रहे अपने हिसाब से खेले, फिर उनका हश्र क्या हुआ ये सबने देखा। 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए गए उनको, तो क्या जैसा त्रिवेंद्र के साथ हुआ वो एपिसोड दोहराया जा सकता है उत्तराखंड में? आखिर त्रिवेंद्र के दौर की और धामी के समय की सिचुएशन में क्या फर्क है? क्या धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत से ज्यादा मजबूत जमीन पर खड़े हैं, या अपने कार्यकाल का 5वां और आखिरी साल पुष्कर सिंह धामी पर भारी है? इसको एनालाइज करने से पहले आपसे मैं एक किस्सा जो है वो शेयर करना चाह रहा हूं। मुझे याद है 2021 के शुरुआती दिनों की बात है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ दिल्ली में कुछ माहौल बनने लगा था। उसकी कुछ गंध मैंने महसूस कर ली थी। एक न्यूज चैनल में किसी एजेंसी का सर्वे आया था कि देश के सबसे बदतर सीएम कौन है, तो उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत टॉप पर बताए गए। वो सर्वे कैसे और किसके इशारे पर हुआ ये एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने इसके राजनीतिक निहितार्थ भांप लिए थे कि दिल्ली में क्या फिजा बन रही है और आगे क्या हो सकता है। उन्हीं दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के एक करीबी आदमी से बात हो रही थी, तो मैंने अपने जर्नलिस्टिक सेंस से एक फिलर उन्हें दिया। उन्हें कहा कि भाई आपकी सीएम साहब के लिए आने वाले दिन जो हैं खतरे के लग रहे हैं। तो उन्होंने जो है उस समय मेरी बात को उतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, और उन्होंने बड़े निश्चिंत होकर मुझे कहा कि अरे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। भाई साहब यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पीठ पर जो है अमित शाह जी का हाथ है, ये उन्होंने कहा। वो सज्जन अगर ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि ये कब की बात हो रही है। फिर उन्हीं दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सिस्टम में काम करने वाले एक
पत्रकार नुमा व्यक्ति का मुझे किसी और काम के लिए फोन आया। ये शायद 2021 के मार्च के शुरुआती दिनों की बात होगी। बातचीत होते होते सरकार के हालचाल पर भी बात आ गई और मैंने बातों बातों में उनको भी कह दिया कि भाई मुझे जो है ऐसा आभास हो रहा है कि आपके सीएम साहब हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा शायद ही रह पाए। और हुआ भी हुई, जिसकी मैंने आशंका जताई थी। 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ उसी दिन उनके उन्हीं करीबियों के फोन मुझे आए जिनसे मेरी पहली बात हुई थी। वो चौंक रहे थे कि ऐसे नतीजे का पूर्वानुमान मैंने कैसे लगा लिया। हालांकि मैंने तो सिर्फ उन चीज़ों से खबर निकाली थी जो कि उस समय आसपास घटित हो रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत वाला ये किस्सा मैंने आपसे इसलिए शेयर किया ताकि ये समझने में आसानी हो कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप किस निर्मम तरीके से फैसले लेती है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने दिल्ली वाले आकाओं की कृपा से अपने 5 साल पूरे करने को लेकर बहुत आश्वस्त थे, उनको किस तरह जलील करके हटाया गया ये बात अब सबको पता चली गई है। लेकिन उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें कोई बाहर से नहीं हो रही थी, अंदर से ही हुई थी। और ये बातें बीजेपी के अंदर बहुत से लोग जानते हैं। तो अब आते हैं पुष्कर सिंह धामी पर। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप उनसे जो अपेक्षा कर रही थी या कर रही है, शायद धामी वैसा डिलीवर कर रहे होंगे। मैं सिर्फ उनके सीएम के तौर पर परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि धामी ने इस दौरान अपनी इमेज मेकिंग पर बेहिसाब पैसा खर्च किया है। इसके लिए उनका जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है, उसने विज्ञापनों के जरिए पैसा बांटकर धामी सरकार का गुण गाने वालों का एक तगड़ा नेटवर्क बना लिया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और न जाने कहां के लोग धामी सरकार के विज्ञापनों के लाभार्थी हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं। राज्य से बाहर के न जाने कैसे कैसे न्यूज पोर्टल्स को, न जाने कैसे कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसा बांटा गया है। 1000 करोड़ रुपए का खुलासा तो पिछले दिनों न्यूज लॉन्ड्री ने ही किया था। इस तरह का पीआर त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल सरकार चलाने के बावजूद नहीं कर सके थे, बल्कि उन्होंने कभी अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। बस अपने हाईकमान के ही ज्यादा भरोसे पर वो रह गए। देहरादून के सत्ता के गलियारों से अच्छी तरह से परिचित कई लोग बताते हैं कि उन दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत के इर्द गिर्द जो उनकी अपनी सलाहकार मंडली थी ना, उनमें से कई लोग खुद इतने इनसिक्योर फील करते थे कि किसी को सीएम के इर्द गिर्द पहुंचने भी नहीं देते थे। इससे हुआ ये कि त्रिवेंद्र बाहरी दुनिया या बाहरी हकीकतों से कट गए, उन तक दूसरा ओपिनियन पहुंचा ही नहीं या फीडबैक पहुंचा ही नहीं। धामी साहब से तो मैं नहीं मिला हूं, लेकिन ऐसे कई लोगों से सुना है कि वो इस मामले में शायद ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। जहां तक अपनी अथॉरिटी बनाए रखने की बात है, तो धामी साहब काफी हद तक मोदी योगी वाले स्टाइल में ही खेल रहे हैं। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा है कि उत्तराखंड में वोटरों का वोटिंग मिजाज क्या है। चुनाव तो अब हमारे यहाँ जरूरी मुद्दों पर होते नहीं है। हमारे यहाँ का जनादेश इधर उधर की बातों पर डोल जाता है। उस खेल में बीजेपी उस्ताद है। वैसे भी अभी लगभग 1.25 साल बाकी है और फिर बीजेपी के जो कोर वोटर है उसको क्या और कैसी खुराक चाहिए, इसका भी इंतजाम धामी साहब के पास पूरा है। पिछले लगभग 4 साल में जितने जिहाद धामी साहब ने इंट्रोड्यूस किए हैं ना, उतने तो जिहाद मानने वालों को ने भी नहीं सोचे होंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं या ये कामना कर रहे हैं कि धामी साहब अब गए और तब गए, मुझे लगता है कि थोड़ा रियलिटी को भी जानना समझना चाहिए। इस नतीजे तक पहुंचना अभी जरा जल्दबाजी होगा। इसकी कुछ बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है इस वीडियो में। वैसे भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है, तो वो फिजूल में क्यों चेहरा बदलने की सोचेंगे भाई, वो भी चुनावी साल में। बाकी राजनीति है, कब क्या परिस्थिति पैदा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल धामी की राशि में गट्टू जरूर बैठा हुआ है। अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला कितना तूल पकड़ता है, बीजेपी के भीतर इसे कैसे लिया जाता है और धामी साहब का क्या स्टैंड रहता है, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स का स्टाइल देखना हो तो यूपी में ब्रिजभूषण शरण सिंह से लेकर कुलदीप सेंगर तक के उदाहरण सामने हैं। अब जब कोई इस तरह के निर्लज्जता पर उतर आए तो कोई क्या ही कर लेगा। तो फिलहाल तेल देखिए और तेल की धार देखिए।
2027 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव आने तक अभी बहुत उखाड़ पिछाड़ होने वाली है, हमारी भी नज़र बनी हुई है इस पर। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि फटाफट कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक छोटी सी राशि के साथ मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप यूपीआई पेमेंट के ज़रिए मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपने यूपीआई का QR कोड दे रहा हूं, उसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप करना चाहें कृपया कीजिएगा, उससे मुझे आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने में मदद मिलती रहेगी। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।